नमस्कार। आज मेरी इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि जब आपसे एक ज़मीनी स्तर पर कोई बात कहलवाई जाती है तो वो तथ्यपरक है या नहीं है, ये आपको उस विचार करने की ज़रूरत है। जब इस सरकार में बैठे लोग आपसे कहलवाते कुछ हैं और आधिकारिक रूप से जब वहाँ पर संसद में बैठ के बातें करते हैं या कागजी कार्रवाई करते हैं तो आपसे वो कुछ और वादे करते हैं, कुछ और बातें आपको बताते हैं, लेकिन उन बातों को आप तक पहुँचने नहीं देते हैं। इसलिए इस विषय को जो मैं आज बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये बात बहुत कम टीवी पर आपको बताई गई होगी। ये बात आपको हो सकता है कि बात तक पहुँची भी नहीं हो और आप अभी तक उसी एक आभामंडल में घूम रहे हो कि बहुत जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा और एक जो आपके अंदर एक भावनाएं भरी हुई हैं कि मुसलमानों की आबादी पर रोक लग जाएगी, तो ये आपको आज इस वीडियो में मालूम पड़ने वाला है। तो मेरा निवेदन है, मेरा ये वीडियो आज पूरा देखें। मैं बहुत लंबा प्रयास करूँगा इसको ना करूँ, लेकिन इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और यदि आप मेरी बात से सहमत ना हो तो आप खुद इस चीज़ को गूगल कीजिए, अन्य जानकारियों से लीजिए, अखबारों में कहीं छपा हो उससे मालूम कीजिए कि जो मैं बात आपसे कह रहा हूं वो बात सत्य है या नहीं है। शुरुआत करता हूं। आपको जो व्हाट्सएप पर बहुत सारे एक आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग ये बोलते थे और कई सारे सामाजिक संस्थानों को भी इस बात के लिए तैयार किया गया था कि जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए गंभीर कानून आना चाहिए जिसमें दंडात्मक भी प्रावधान हो। इसको लेकर के जो राकेश सिन्हा है आरएसएस के, जिनको विचारक बोलते थे, फिर राज्यसभा सदस्य उनको बनाया गया और वो बहुत ही अपने आप को इंटेलेक्चुअल इसलिए बताते थे कि वो शायद डीयू में वो अध्यापक भी हैं कि शायद उनको अच्छी जानकारी होगी, तो हम भी उनसे बड़े प्रभावित थे। लेकिन जब वो इसका बिल लेकर आए थे 2019 में, आज से 3 साल पहले, और ये एक प्राइवेट बिल था, व्यक्तिगत बिल उन्होंने अपने पेश करने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसको उनको अनुमति प्राप्त मिली और वो जुलाई 2019 में शायद वहाँ पर स्वीकार किया गया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। चर्चा होकर के अंतिम फैसला अभी 2 दिन पहले हुआ है। उसमें क्या हुआ ये आपको जानकारी यदि सरकार ने नहीं दी है, वो सरकार ने, जिस सरकार आपसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर यह बात कहलवाती रही है, व्यक्तिगत रूप से कहलवाती रही है, चर्चाओं में कहलवाती रही है कि ये तो आबादी तो कंट्रोल होनी चाहिए वरना देश बर्बाद हो जाएगा, वरना हिंदुत्व भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये बात मैं आपसे आज बताना चाहता हूँ। कुछ आंकड़े इसमें अलग हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ने छापे हैं, कुछ बातें वो हैं जो संसद में हुई हैं और इन सब का मिश्रण क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जब इस पर चर्चा हुई 2 दिन पहले और ये विषय वहाँ पर उठा तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडानिया, शायद उनको जो बोलते हैं, मैं ठीक से हो सकता है उनका सरनेम ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, मनसुख मंडानिया, तो उन्होंने, स्वास्थ्य मंत्री ने उस बिल को खारिज करते हुए बोला कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे याद दिला दूँ, पिछले लगभग 1 साल से मैं जब भी कभी फेसबुक पर ये बातें सुनता हूँ और किसी की पाल पर देखता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, तो मैं उसको बताता हूँ, भाई अमेरिकन एक एजेंसी है जिसने इस बात का सर्वे किया है कि 2042 तक ये यहाँ पर देश की जनसंख्या बढ़ेगी, उसके बाद नीचे जानी शुरू हो जाएगी और इस सदी के अंत तक हम लोग 100 करोड़ की आबादी के आसपास रह जाएंगे। मेरा वो थोड़ा सा शायद वो आंकड़ा हल्का सा साल का गलत था, 2042 के बजाय 2047 है और उसके लेकिन इस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं था। अब ये बात संसद में आधिकारिक रूप से एक प्रकार से जो स्वास्थ्य मंत्री है भारत सरकार के, उन्होंने रख दी है कि हमारी जो जनसंख्या है वो नीचे जा रही है और नीचे जानी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में हम लोग जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। एक आंकड़ा है, उस पर बहुत छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो आंकड़ा सरकार में और जो संसद में रखा जाता है, जो सरकार जिसको मानती है, जो एक एजेंसी है जिसने वो पेश किया है, शुरू से उसको माना जाता है कि एक स्थायी जो एक जनसंख्या नियंत्रण होता है उसमें ये होता है कि जो 10 परिवार हैं वो 10 परिवार 21 बच्चे पैदा करें तो वो एक स्थायी जनसंख्या एक हमारी स्टेबल रहती है, उससे जनसंख्या नियंत्रण रहती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। लेकिन आज की तारीख में वो जनसंख्या नियंत्रण जो है हमारे देश में कम हो रहा है, यानी कि जो 10 परिवार हैं वो 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। तो हमारे पास वो डीग्रोथ शुरू हो चुकी है। डीग्रोथ शुरू होने का मतलब है कि हम लोग नीचे की तरफ जाने शुरू हो चुके हैं। अब मनसुख मंडानिया साहब ने क्या कहा है? मनसुख मंडानिया साहब ने जब राकेश सिन्हा जी के बिल का जवाब देते हुए कहा
कि माननीय सिन्हा जी, इसकी हमें आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 1952 में एक कानून बना था, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो नेहरू जी की द्वारा बनाया गया था और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। इसमें इसके आने से ये हुआ है कि जो 1971 में जो हमारी जनसंख्या उस समय 2.20 की रेशो से बढ़ रही थी, वो 2001 में आकर के 1.64 के रेशो से बढ़ रही है। यानी कि हम लोग नीचे आए हैं और हमारा जो जनसंख्या नियंत्रण करने का जो कानून था, तरीका था, वो था जागरूकता और सुविधाएं देना, कि जिससे कि लोगों को उसमें जागरूकता पैदा हो और उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण हो और स्वेच्छा से लोग उसको पालन करें। ये चीज़ें उसमें आनी चाहिए थी। दूसरी बात है कि कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी थी जिसके हिसाब से ये भी एजेंसी और सरकारी उसने डाटा से लेकर के उसने छापी थी, जो हमारे देश के अंदर बहुत ही आपको गलतफहमी एक ये दी जाती है कि मुसलमान ही बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान इस देश को खा जाएंगे, मुसलमान बढ़ जाएंगे, हिंदू घट जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। स्थिति यह है कि 91 से लेकर के 2001 तक जो 10 साल में जनसंख्या में जो एक सर्वे होता है, उसके बाद स्थिति हुई है कि मुस्लिम जो आबादी है वो गिरी है 4.70 यानी 4.70 के रेशो से। मुसलमानों की आबादी बढ़ने से के बजाय गिरी है, नीचे की तरफ आई है, कम आबादी बढ़ी है उनकी 4.70 के हिसाब से। और हिंदुओं की आबादी जो गिरी है नीचे, वो 3.10 के हिसाब से गिरी है। यानी कि हिंदुओं की आबादी गिरने का जो रेशो था वो कम था, मुसलमानों की जो आबादी गिरने का जो रेशो था वो ज़्यादा था। यानी कि हिंदुओं की आबादी अगर इसकी देखें तो 1.6 के हिसाब से अधिक है और मुस्लिम जो आबादी है वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे आई है। यानी कि हम आज भी उनसे 1.6% ज़्यादा हम उनसे आबादी बढ़ा रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा, हमसे कम बढ़ा रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये आपके जानकारी में होना चाहिए। इसी बिल पे चर्चा के दौरान जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने एक अपना जो नोट दिया है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखी और उसमें उन्होंने बताया है कि 2040 तक हमारे पास 60 साल की उम्र के लोग 60% हो जाएंगे देश के अंदर। यानी कि हमारी आबादी 2040 में आज से 17-18 साल बाद हम लोग बूढ़े देश में गिने जाएंगे और जवान लोगों की हमारे अंदर कमी होगी, जबकि जनसंख्या नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो ये समस्या हमारे सामने ज़रूर है आज की तारीख में, जिस बारे में सरकार या जो संगठन है, जो सत्ता में बैठा हुआ संगठन है, वो आपको नहीं बता रहा है। जो मैंने आपको बताया कि मैं 1 साल से लोगों को बता रहा हूँ, अमेरिकन संस्था है लेंसेट करके जो एक जर्नल भी निकालते हैं, और उन्होंने इस बात को किया कि जो 2047 में हमारी जनसंख्या पीक पर होगी, जनसंख्या हमारी 161 अरब यानी कि 1.61 अरब हमारी जनसंख्या होगी, 100 अरब 61 करोड़। तो हमारी जो जनसंख्या होगी वो पीक पर होगी 2047 में। लेकिन उसके बाद वो नीचे की तरफ आना शुरू होगी और तेज़ी से नीचे होगी, और तेज़ी से नीचे आते आते इस सदी के अंत तक हम लोग 100 करोड़ रह जाएंगे। तो 100 करोड़ रह जाने का मतलब ये है कि जो आज की हमारी स्थिति है उससे हम बहुत नीचे की तरफ आएंगे। बीच में हमारी जो बुजुर्गों की संख्या वो बहुत बढ़ जाएगी। तो हमारी चिंता वहाँ पर है कि हमें देश को कैसे संभालना है। सरकार को यदि भविष्य देखना होता है, आपको भविष्य देखना है, आप वर्तमान को देख रहे हैं, सरकार को भविष्य देखना होता है। और जब सरकार भविष्य को यदि अनदेखा करेगी तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में आपको और हमको झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रह के चला जाएगा वो उन चीज़ों से बाहर निकल जाएगा जो समस्याएं आपके और हमारे सामने आती हैं। मैं इसको एक अच्छा निर्णय मानता हूं सरकार का कि उन्होंने इस बात को तथ्यात्मक रूप से, वैज्ञानिक रूप से समझा और इस बिल को उन्होंने इग्नोर किया। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उस प्रोपेगेंडा में ना फंसे कि हमें आज तक जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा बताया जाता रहा है, हम उस चीज़ से बाहर निकलने का काम करें जिसमें हमें असली चीज़ें मालूम है, हमें असली तथ्यों के बारे में मालूम होना चाहिए। वास्तव में आपसे क्या काम कराया जा रहा है, क्या काम नहीं कराया जा रहा है। जयराम रमेश ने जो बताया, उनका कहना यह है कि साउथ में जिस प्रकार से अभी भी जो जनसंख्या है वो उस रेशो से नहीं बढ़ रही जिस रेशो से बढ़नी चाहिए। और उनका कहना है कि जो आने वाला समय में 2030 शायद उन्होंने उसका बताया, उसके बाद स्थिति है कि वहाँ बहुत तेज़ी से नीचे डिग्रोथ की तरफ जनसंख्या जाएगी, जबकि नॉर्थ के कुछ 5-6 स्टेट हैं वो उस जनसंख्या को स्टेबल करेंगे।
अपनी करेंगे, स्टेबल करेंगे, जिसमें यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये जनसंख्या को स्टेबल करेंगे। और जो साउथ के जो कुछ स्टेट हैं जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, शायद उड़ीसा भी उसी में शामिल है, जो डी ग्रोथ की तरफ जाएंगे, जो जनसंख्या को नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे। तो हमारे देश में आने वाले समय में ये सब सामंजस्यता नहीं रहेगी, असमानता होगी इसमें। तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी। उनका कहना यह भी था कि आने वाले समय में साउथ में नौकरियां बढ़ेंगी, नॉर्थ के लोग साउथ की तरफ जाएंगे। उनको उसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा होगा कि हम आपसी इस प्रकार का, जो कि जब साउथ में जनसंख्या बढ़ रही थी, नॉर्थ में कम थी, साउथ के लोग नॉर्थ में आते थे, तो आज हम उधर जाएंगे। लेकिन वो एक अलग विषय है। साथ साथ इस बात की बात है कि जब हमारे पास बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या बहुत होगी तो हमारे पास युवाओं की आवश्यकता भी तो होनी चाहिए। विश्व में एक बात यह भी मानी जाती है कि जिसके पास जनसंख्या अधिक है वो देश अधिक खुशहाल रहेगा, वो देश के पास संसाधन अधिक रहेंगे, उस देश के पास काम करने के हाथ अधिक होंगे, वर्किंग हैंड अधिक होंगे, और वो उस काम को अधिक कर सकता है। आज यूरोप के बहुत सारे देश, उसमें अमेरिका अलग से हो गया, अब और यूरोप के देश हो गए, इटली है, दक्षिण कोरिया है, अनेकों बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंट्री हैं, जिसमें फ्रांस भी है, जिसमें स्पेन भी है, जापान है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे कंट्री हैं जो कम जनसंख्या की वजह से आज परेशानी की स्थिति में घिरे हुए हैं, और वहाँ पर वो किसी तरह से योजनाएं बना रहे हैं। आज स्थिति यह है कि चीन भी उस स्थिति से गुजर रहा है कि उसने 2 के बजाय 3 बच्चों के लिए उसने कंपलसरी किया है, क्योंकि उसको पता है कि आज हम स्थिति में खराब स्थिति में जाने जा रहे हैं। एक स्थिति और भी है जो इस सदी के अंत में आएगी। इस सदी के जब अंत में आएगी, हम 100 करोड़ की जनसंख्या के पास होंगे, और 100 करोड़ की जनसंख्या के पास हम दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश रह जाएंगे। उसके बाद चीन की आबादी हमसे भी कम हो जाएगी। तो यानी कि हम लोग आने वाले समय में, ऐसा नहीं है कि कोई खराब स्थिति में होने जा रहे हैं, हम 100 करोड़ के बाद भी देश में सबसे अधिक, दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएंगे, लेकिन 100 करोड़ के आसपास होंगे। हमारे बाद नंबर चीन का नहीं आएगा, नाइजीरिया का आएगा। नाइजीरिया की जो जनसंख्या वो बढ़ रही है, और उसमें डिग्रोथ होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। और वो चांस नज़र नहीं आने का कारण है कि वहाँ पे जिस प्रकार के कानून, वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, उससे जनसंख्या बढ़ रही है। चीन तीसरे स्तर पर रहेगा, अमेरिका रहेगा 5वें स्तर पर। तो इस प्रकार से आने वाले समय में ये चीज़ें होने जा रही हैं। तो लेकिन इसमें चिंता की बात नहीं है, बल्कि चिंता की बात यह है कि हमारी जनसंख्या माइनस में जाएगी, और माइनस में जाने के बाद हमारी जो उम्र का जो संतुलन है भारत के अंदर, वो असमानता में रह जाएगा। जवान कम रहेंगे, बुजुर्ग अधिक बढ़ जाएंगे। तो उसको हमें देखने के लिए सरकार को भविष्य के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जब व्हाट्सएप पर कुछ भेजते हैं, या आप लोगों ने जो मानसिक कुछ अपना बनाया हुआ है कि जनसंख्या पे ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसी समस्याएं हैं, वो धार्मिक जो एक गुट है वो आगे बढ़ जाएगा, हमारा धर्म पीछे रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस चीज़ को आप सुनना चाहते हैं तो आप सीधे मनसुख मंडानिया, जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री है, उनका भाषण सुने। उन्होंने जो बात रखी है राज्यसभा में, जो उन्होंने इस बिल पे चर्चा करते हुए रखी है, तो आपको लगेगा कि पुरानी सरकारों ने बहुत ही संजीता से, और बहुत ही शालीनता से, और बहुत ही एक तथ्यात्मक रूप से उस कानून को बनाया, उस काम को इम्प्लीमेंट किया, और आज उसके परिणाम हमारे सामने हैं। और वो परिणाम इस प्रकार से कि हमें कहीं भी असमानता के और किसी भी प्रकार से समस्याओं का सामना उस तरह से नहीं होना है जिस तरह से होना चाहिए था। और ये एक स्वैच्छिक हमारे यहाँ जो एक पॉलिसी अपनाई गई, उसको आज की सरकार ने अप्रिसिएट किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अप्रिसिएट किया है। 1967 में पहली बार जनसंख्या नियंत्रण मंत्री भी बनाया गया था। ये भी आपको बता दूं, जो जयराम रमेश ने इसमें संसद में आप जो बात रखी, पहली बार बनाया गया। तो यानी कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रही, उन्होंने भी इस चीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से लिया, और नेहरू सरकार ने भी 1952 में एक कानून बना करके इसको इम्प्लीमेंट करवाया, और जागरूकता के रूप में जनता को जोड़ने का काम, स्वैच्छिक रूप से जोड़ने का काम किया। तो ये सब बातें आपके सामने आई हैं। अब मैं इसी बात को आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, और शेयर भी कर दें। और इसलिए कर दें कि ये जो बात मैंने आपके सामने कही है, ये बात दोबारा से अगर आप लिखते हैं फेसबुक पर या उसमें व्हाट्सएप पर, तो आप पहले एक बार केंद्र सरकार के जो मंतव्य है, जो बीजेपी सरकार का जो मंतव्य है, जो वर्तमान सरकार का जो मंतव्य है, जो उनका अपना स्टैंड है, उसको ज़रूर मालूम कर लें। और क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि आप हिंदूवादी हैं,
तो देखिए सरकार अगर हिंदुत्व को लेकर के ही काम करेगी तो निश्चित रूप से अप एंड डाउन हो जाएगा, लेकिन वो तथ्यों के साथ काम कर रही है, उस पर खुशी है कि ये एक अच्छा निर्णय था। तथ्यों के साथ उन्होंने बात की है, तथ्यों के साथ उन्होंने काम किया है और तथ्यों के साथ उन्होंने इस बिल को नज़रअंदाज करते हुए इसको देश हित में नहीं बताया है, जिसके बाद राकेश सिन्हा ने अपने बिल वापस लिया है। इसके साथ ही मैं आपसे नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसको लाइक भी कर दें। अगर मेरी बात पे आपको कोई कमेंट करना तो कमेंट जरूर लिख दें, हर बात अपनी अपनी बात जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।